हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और इससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे चैप्टर्स की सभी वीडियोस जो है वो मिल जाएगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नॉलन एंड डेवनपोर्ट वर वेरी क्लोज, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। कि नॉलन एंड डेवनपोर्ट जो थे वो काफी क्लोज थे, इस चीज को हमें सपोर्ट करना है, मतलब इसका एविडेंस देना है टेक्स्ट में से ढूंढकर। सो हमें दो तीन बातें ऐसी मिली थी जिनसे हमें पता चलता है कि नॉलन एंड डेवनपोर्ट, उनमें काफी क्लोज फ्रेंडशिप थी, वो काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। सो इसका आंसर है नॉलन एंड डेवनपोर्ट मेट while they were in prison। ठीक है, दोनों कहां मिले थे? जब दोनों जेल में थे। they became friends because of shared interest। वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे क्योंकि उनके इंटरेस्ट कॉमन थे, दोनों ही सेम चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नॉलन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। डेवनपोर्ट जो था जेल से छूटने के बाद नॉलन के साथ रहने के लिए आ गया था। एंड नॉलन लेफ्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग हिज नर्सरी फॉर डेवनपोर्ट। और नॉलन ने भी अपना सब कुछ डेवनपोर्ट के नाम कर दिया था इन हिज विल, अपनी विल में, यहां तक कि अपनी प्लांट नर्सरी भी। ऑल दीज शो दैट दे वर वेरी क्लोज। ये सब बातों से हमें पता चलता है कि वो काफी क्लोज थे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड डेवनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप? व्हाट माइट हिज प्लान्स हैव बीन इफ नॉलन हैड नॉट डाइड? मतलब जो डेवनपोर्ट था वो बिल्कुल ज्वेलरी रॉबरी, मतलब दुकान में रॉबरी करने के जस्ट बाद ही गायब क्यों हो गया था? मतलब जैसे ही पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है, रॉबरी हो गई है ज्वेलरी की, और वो साथ के साथ गायब क्यों हो गया? और अगर नॉलन ना मरता, इफ नॉलन हैड नॉट डाइड, व्हाट माइट हिज प्लान्स हैव बीन, तो उसके प्लान्स क्या होते? तो इसका आंसर है डेवनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप। डेवनपोर्ट जो था वो जस्ट बाद ही, ज्वेलरी रॉबरी के जस्ट बाद ही गायब हो गया था, टू अवॉइड बीइंग कॉट, ताकि वो पकड़ा ना जा सके। बिकॉज ही वॉज सस्पेक्टेड इन द रॉबरी एंड, मतलब क्योंकि उसके ऊपर शक था। ठीक है, वो रॉबरी का एक प्राइम सस्पेक्ट था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए वो साथ ही साथ ही गायब हो गया था। He would have been returned to collect the jewelry once the situation calmed down if Nolan had not died। मतलब अगर नॉलन ना मरता तो वो जब थोड़ी चीजें, मतलब जब सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती, मतलब जब चीजें थोड़ी सही हो जाती, फिर वो ज्वेलरी कलेक्ट करने के लिए वापस आता। ठीक है, मतलब ये उसका प्लान होता। लेकिन नॉलन मर गया तो फिर तो थोड़ा प्लान उसका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देखोगे ध्यान से, ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है। व्हाट माइट हिज प्लान्स हैव बीन इफ नॉलन हैड नॉट डाइड, मतलब अगर नॉलन ना मरता तब उसका प्लान क्या होता। लेकिन नॉलन मर चुका है और अभी ये जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं हो सकती, तो ये थर्ड टाइप कंडीशनल है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाए थे कंडीशनल्स, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज मिसेस ब्राउन इंटरेस्ट इन द केस टेल अस अबाउट हर? जो मिसेस ब्राउन थी, एनसाइक्लोपीडिया की मदर, उनका केस के अंदर इतना इंटरेस्ट लेना उनके बारे में क्या बताता है? सो आंसर, मिसेस ब्राउन एक्टिव पार्टिसिपेशन, मिसेस ब्राउन का एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड हर इंटरेस्ट इन द डिस्कशन, और उनका डिस्कशन में इतना इंटरेस्ट लेना, tells us that she is intelligent, curious and interested in solving the mystery। ये हमें बताता है कि वो काफी इंटेलिजेंट हैं, क्यूरियस भी हैं और मिस्ट्री सॉल्व करने में इंटरेस्टेड भी हैं। शी ट्राइज टू सॉल्व द कोड, वो कोड सॉल्व करने की भी कोशिश करती हैं। एंड हर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, और जो उनका एक्सपीरियंस रहा है एज अ टीचर, क्योंकि वो पहले पढ़ाती थी, हेल्प्स हर थिंक डीपली, वो उसकी हेल्प करता है, उसका एक्सपीरियंस उसकी हेल्प करता है अच्छे से डीपली सोचने में। एंड गिव लॉजिकल आइडियाज, और लॉजिकल आइडियाज मतलब वो जो है चारों वर्ड्स के बारे में जो उसने पढ़ा है आज तक, जो उसका एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग वो बताती हैं, लेकिन वो उसको डिकोड नहीं करती हैं, वो उसको बस एक्सप्लेन कर देती हैं क्योंकि वो एक टीचर हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ हिज सन। ऑब्वियस सी बात है, अब किसी का बच्चा अगर इतना इंटेलिजेंट होगा, इतना क्लेवर, इतना शार्प माइंडेड होगा, तो उसके माँ बाप को तो उस पर प्राउड होगा ही। सो यहाँ पर यही क्वेश्चन है
कि ये बताओ कि चीफ ब्राउन को अपने बेटे पर इतना प्राउड क्यों था। सो आंसर है चीफ ब्राउन वॉज प्राउड ऑफ हिज सन बिकॉज हिज सन वॉज सो इंटेलिजेंट। वो इसलिए उस पर प्राउड फील करते थे क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट था। एंड ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट केसेस क्विकली, और वो बड़ी जल्दी मुश्किल केसेस को भी सॉल्व कर देता था। ही वॉज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया, उसको सब एनसाइक्लोपीडिया कहते थे बाय हिज फ्रेंड्स, उसके सब फ्रेंड्स, बिकॉज हिज हेड वॉज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड ही नेवर फॉरगॉट देम, क्योंकि उसका जो दिमाग था उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भरे हुए थे और वो कभी भी कोई फैक्ट भूलता नहीं था। चीफ ब्राउन अप्रिशिएटेड हिज सन एंड रिस्पेक्टेड हिज एबिलिटीज। चीफ ब्राउन अपने बेटे को अप्रिशिएट करते थे एंड उसकी एबिलिटीज की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, यही रीजन था कि वो उस पर इतना प्राउड फील करते थे। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वर चीफ ब्राउन्स सस्पिशंस जस्टिफाइड इवन इफ देयर वाज नो प्रूफ। मतलब जो चीफ ब्राउन को डेवनपोर्ट पे शक था वो कैसे जस्टिफाई हो गया था हालांकि कोई प्रूफ नहीं मिला था। मतलब ऐसे क्या क्या लिंक थे जो आपस में कोरिलेट करने से ये पता चलता था कि चीफ ब्राउन बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उनका जो शक है डेवनपोर्ट पे वो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ अवेलेबल नहीं था, मतलब कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा था। ठीक है, सो हमें वो सस्पिशंस मतलब वो लिंक बताने हैं कि कैसे पता चलता था कि वो सही कह रहे हैं। सो आंसर है चीफ ब्राउन सस्पिशंस वर जस्टिफाइड। चीफ ब्राउन के जो शक थे, सस्पिशंस थे, वो बिल्कुल सही थे बिकॉज ऑफ नॉलन्स एंड डेवनपोर्ट्स क्रिमिनल हिस्ट्री। एक तो दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री थी, डेवनपोर्ट की भी और नॉलन की भी, एंड द फैक्ट ऑफ डेवनपोर्ट्स डिसअपियरिंग राइट आफ्टर द रॉबरी। और एक ये वाला फैक्ट कि जस्ट रॉबरी के बाद ही डेवनपोर्ट गायब हो गया। मतलब भाई गायब क्यों हो गया अगर उसकी कोई गलती नहीं थी। तो एक तो ये दो फैक्ट्स थे जो उनको शक को मतलब जो उनको कह रहे थे कि भाई कुछ गड़बड़ है। इवन अ क्लर्क मेंशन नॉलन्स नेम, और एक क्या हुआ था कि एक क्लर्क ने नॉलन का नेम भी मेंशन किया था, बट वो भी अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाई थी। दो देयर वॉज नो सॉलिड प्रूफ, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं था। देयर बिहेवियर, नॉलन एंड डेवनपोर्ट के बिहेवियर एंड देयर कनेक्शन टू द केस मेड हिज सस्पिशंस रीजनेबल। तो उनके जो केस के साथ कनेक्शंस थे वो उनके सस्पिशन को रीजनेबल बना रहे थे। और लास्ट में तो पता चल भी गया था कि है ना जो चीफ ब्राउन थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, नॉलन एंड डेवनपोर्ट इन दोनों ने ही रॉबरी की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द 4 वर्ड कोडेड मैसेज इन द स्टोरी। देखो यहां पर हमें क्या करना है, जो वो मैसेज था ना 4 वर्ड्स में जो लिखा हुआ मैसेज था, ये नॉम अर्थिस स्वीडन हार्ट्स, इस मैसेज के बारे में बताना है कि मतलब ये मैसेज आपको कैसा लगा। जैसे अगर मैं अगर अपना बताऊं, मेरे को ये मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बड़ा दिमाग लगाया गया था इसको सेट करने के लिए, और इसको कैलेंडर के साथ लगाना एक हिंट था कि कहीं ना कहीं कुछ डेज ऑफ वीक का कुछ लेना देना है इसके अंदर। तो आपको बस इस मैसेज के बारे में बताना है कि मैसेज के बारे में आप क्या कहते हो, उसको एनालाइज करना है। द 4 वर्ड कोड, पहले हम बताएंगे कि ये जो कोड था वो क्या था। द 4 वर्ड कोड नॉम इट इज स्वीडन हार्ट्स, ये अच्छे से लर्न कर लेना आप कि ये जो 4 वर्ड का कोड था वॉज द की क्लू दैट हेल्प सॉल्विंग द मिस्ट्री। ये एक ऐसा की क्लू था, एक मतलब मेन क्लू था जिसने मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प की। इट वॉज अ स्मार्ट एंड हिडन वे, ये काफी स्मार्ट एंड हिडन वे था, मतलब इसके अंदर एक राज छुपा हुआ था। हिडन वे टू टेल डेवनपोर्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ द ज्वेलरी, इससे जो है डेवनपोर्ट को लोकेशन बताई जा रही थी ज्वेलरी की कि ज्वेलरी कहां पर पड़ी है। ठीक है, और बड़े स्मार्टली जो है इंफॉर्मेशन को हाइड किया गया था। नॉलन क्रिएटेड द कोड वेरी स्मार्टली, नॉलन ने बड़ी स्मार्टली इस कोड को क्रिएट किया था। एंड ओनली समवन क्लेवर लाइक एनसाइक्लोपीडिया कुड डिकोड इट, और ये हर किसी के बस की बात नहीं थी, कोई एनसाइक्लोपीडिया जितना क्लेवर बंदा ही इसको डिकोड कर सकता था। ठीक है, तो ये था मतलब ये मैसेज किस टाइप का था, बहुत ही ब्रिलियंट मैसेज था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑन लीरॉय विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स टेबल गिवन इन द लेट अस डिस्कस सेक्शन। देखो आपको लेट अस डिस्कस सेक्शन में ये जो लड़का था एनसाइक्लोपीडिया, उसकी कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स दी गई थी, तो हमें क्या करना है, उसका एक कैरेक्टर स्केच लिखना है। आपके चैप्टर्स में किसी का भी कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो यहाँ हम जो है एनसाइक्लोपीडिया का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं,
तो इससे आपको बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी आना चाहिए, जैसे तेनालीरामन का फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, विजडम पेव्स द वे में चारों फ्रेंड्स का, या फिर वो किंग का, ठीक है। ऐसे ही फिर कंक्रीट एग्जाम्पल पॉम थी उसके अंदर, जैसे मिसेस जोन्स का कि वो कैसी हैं। तो ये कैरेक्टर स्केच जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन हर क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनसाइक्लोपीडिया का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं, वो कैसे लिखना है वो ध्यान से देख लीजिए। मतलब कैरेक्टर स्केच में हमें करना क्या होता है, उस पर्सन के बारे में बताना होता है कि उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हैं, कोई अगर ड्रॉबैक भी है तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एनसाइक्लोपीडिया वॉज अ नॉलेजेबल 8th ग्रेडर, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया एक नॉलेजेबल बच्चा था और 8th ग्रेडर था, मतलब 8th क्लास का स्टूडेंट था। हु नेवर फॉरगॉट एनी फैक्ट दैट ही रेड, जो कि अगर एक बार कोई फैक्ट पढ़ लेता था तो वो कभी उस फैक्ट को नहीं भूलता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर था, स्मार्ट, स्मार्ट था, एंड इंटेलिजेंट, और काफी इंटेलिजेंट भी था। ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट केसेस वेरी स्मार्टली, वो डिफिकल्ट केसेस को बड़े स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर लेता था। एंड विद जस्ट वन क्वेश्चन, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन की हेल्प से, मतलब उसको एक ही क्वेश्चन चाहिए होता था केस सॉल्व करने के लिए। डिस्पाइट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, ये तो था उसके इंटेलिजेंस की बात। इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ही वॉज वेरी हम्बल, वो काफी हम्बल भी था। ही नेवर बोस्टेड ऑफ हिज इंटेलिजेंस, वो कभी भी अपनी इंटेलिजेंस की ऐसे डींगे नहीं मारता था। बोस्टेड ऑफ होता है, बोस्ट ऑफ होता है डींग हाँकना, मतलब ऐसे फुकरी करना, है ना, कि हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मेरे को ऐसे मेरे टैलेंट है, ऐसे करके वो कभी बोस्टिंग नहीं करता था। एंड ऑलवेज ट्राई नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और वो हमेशा कोशिश करता था कि वो दूसरों के जैसा ही दिखे, उनसे कुछ डिफरेंट ना दिखे। ही वॉज अ गुड लिसनर ऑल्सो, देखो वो एक बहुत बढ़िया लिसनर भी था। जब उसके पेरेंट्स बैठ के केस को डिस्कस कर रहे थे, वो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ही लिसन टू एवरी डिटेल वेरी केयरफुली, उसने सारी डिटेल्स को बहुत ध्यान से सुना था। तो मतलब ये उसके अंदर क्वालिटीज थी। इस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए आप क्या करो, जैसे इसकी जो क्वालिटीज है ना, वो आप पहले अच्छे से पॉइंट्स बना लो। जैसे वो नॉलेजेबल था, ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंट था, क्लेवर था, स्मार्ट था, ठीक है, तो ये हो गया। और 8th ग्रेडर था, मतलब 8वीं क्लास का स्टूडेंट ही था, जस्ट आपकी एज का ही। इसके अलावा क्या था, जैसे हम्बल था और लिसनर, गुड लिसनर भी था। तो ये यही पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ये सब कीवर्ड्स है इस क्वेश्चन के। ये पॉइंट्स अगर आप मेंशन करते हैं, इनको आप सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपनी मर्जी से एक ही लाइन को बार बार मत लिख के आना, ही वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही वॉज वेरी क्लेवर, ऐसे करके नहीं, ठीक है। ही वॉज नॉलेजेबल, कभी इंटेलिजेंट, कभी क्लेवर, स्मार्ट, गुड लिसनर, हम्बल, 8th ग्रेडर स्टूडेंट, तो ऐसे करके आपको ये चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं खत्म होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपके एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो पाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।